आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई। ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी। चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर इनसे बात करेंगे। सनाउल्लाह खान, ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन इतना पता चल पाया है कि जो तस्वीर मौसूल हुई हैं उसमें कहकहे, मुस्कुराहटें, मुसाफ़हा जो किया जा रहा है वो बयान कर रहे हैं कि मुलाकात किस कदर खुशगवार मूड में हुई होगी। मेरे ख्याल में कभी भी जब इस किस्म की मुलाकात होती है तो तस्वीरें इसी किस्म की रिलीज की जाती हैं। तो लड़ाई झगड़े की तस्वीरें तो रिलीज की भी नहीं जाती, ये सिलेक्ट की जाती हैं। जो मुसलसल तस्वीरें बन रही होती हैं उसमें से चंद एक तस्वीर सिलेक्ट करके मीडिया के लिए जारी की जाती है। लेकिन इससे हटकर बात यह है कि तो मुलाकात का जो टाइम था, जो शेड्यूल था, क्योंकि ये पूरा शेड्यूल बनता है, वो आधे घंटे का टाइम था, लेकिन ये मुलाकात आधे घंटे से कहीं ज्यादा जारी रही है। तकरीबन कह सकते हैं कि 1 घंटा तकरीबन ये मुलाकात हुई है। और मुलाकात में अमरीकी सदर का होना, वजीर आजम पाकिस्तान का होना, आर्मी चीफ का होना, और इसके अलावा अमरीकी नायब सदर और अमरीकी वजीर खारजा का होना, और उसमें 1 घंटे तक डिस्कशन करना, तो ये कोई आम बात नहीं है। इसको आप छोटी बात नहीं कह सकते। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनको हम कहते हैं, उनकी अमरीकी सदर के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाज़ाब्ता जो बायलैटरल थी, ये पहली मुलाकात है। और बड़े अरसे के बाद शायद आखिरी मुलाकात जब इमरान खान थे वज़ीर आज़म, उनकी अमरीकी सदर के साथ हुई थी। आपको याद हो शायद 2020 था या 21 में ये मुलाकात हुई थी। उसके बाद किसी अमरीकी सदर के साथ तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ये पहली मुलाकात है। और इस मुलाकात की अहमियत इस हवाले से भी बड़ी है कि वो जो ये मुलाकात शेड्यूल नहीं थी, क्योंकि जो इस किस्म की मुलाकातें होती हैं वो दौरों से कबल ही शेड्यूल कर दी जाती हैं और उसकी अनाउंसमेंट होती है। लेकिन ये मुलाकात आखिरी वक्त तक इसमें इबाहम था बायलैटरल मुलाकात में, और शायद 2 रोज कबल या 24 या 36 घंटे कबल इस मुलाकात की कंफर्मेशन हो सकी थी, जो पहले ये शेड्यूल में नहीं थी। तो अनशेड्यूल मुलाकात हुई है। और बाकायदा वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन नहीं जाना था, न्यूयॉर्क से ही वापस आना था पाकिस्तान के लिए, बल्कि वो पाकिस्तान भी नहीं आना था, उन्होंने वहाँ से लंदन या जिनेवा जाना है। और उनका वज़ीर आज़म का जो वापसी का पाकिस्तान का प्लान था 29 तारीख का या 28 तारीख का, वो भी डिले हो गया है। अब वज़ीर आज़म 2 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। तो वापस इस मुलाकात की तरफ चलते हैं। तो मुलाकात से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये उस तरह की मुलाकात नहीं होगी जिस तरह अमरीकी सदर ट्रंप करते हैं मुलाकात, मीडिया के सामने टॉक भी करते हैं, ओपनली बात करते हैं, हर मीडिया का सवाल लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्लोज डोर मीटिंग है और उसके बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। हाँ, अमेरिका ने या पाकिस्तान ने अलग से कोई मीडिया टॉक करनी है तो वो शायद जो जर्नलिस्ट वाशिंगटन में मौजूद हैं वो इसमें बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात की जो ऑफिशियली जो डिटेल है वो अभी तक सामने नहीं आई है। मैं व्हाट्सएप खोल कर बैठा हूँ और वाशिंगटन में जो हमारे मीडिया सेक्शन को देखते हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में, वो तमाम लोग अमेरिका में मौजूद हैं ऑफिशियली, और उनसे मुसलसल राब्ते में जो भी अपडेट आती है तो हम अपने नाज़रीन को भी बताएंगे और खुद भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुलाकात है उससे क्या नतीजा हासिल किया जा सकता है। जी ठीक, सनाउल्लाह, ये मुलाकात कितनी इम्पॉर्टेंट है ख़ुद पाकिस्तान के लिए और जो साख हमारी बहुत बेहतर हो गई है खित्ते में उसके लिए? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये अमेरिका ये समझता है कि ये मुलाकात अमेरिका के मफादात के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि क्योंकि दुनिया में से हम अलहदा नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान के अपने भी इंटरेस्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का वो पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी लाना है, अमरीकी टेक्नोलॉजी लाना है। अमरीका पाकिस्तान माजी में डिफेंस के हवाले से अमरीका पर एनएसआर करता था। आज भी दर्जनों जो F-16 है वो अगर पाकिस्तान की जो फौज जो इस्तेमाल करती है एयरफोर्स, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अमेरिका से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा भी माजी में जो पाकिस्तान ने अमेरिका से इक्विपमेंट लिए हैं डिफेंस के, उनके लिए भी आज भी पाकिस्तान को उनके सॉफ्टवेयर और दीगर जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान
बड़ी कमाल की सफारतकारी है कि पाकिस्तान में इस तमाम सूरत हाल में दुनिया की जो 3 बड़ी ताकतें हैं, खासकर अमेरिका, रशिया और चाइना, तीनों के साथ अच्छे ताल्लुकात को में बैलेंस पैदा करने का जो कमाल किया है, वो मैंने माजी में, क्योंकि मुझे भी 30-32 साल हो गए, माजी में किसी हुकूमत में या किसी हुक्मरान ने ये सलाहियत नहीं देखी। तो हमारा झुकाव जो है वो मुख्तलिफ होता था। हमारा काफी टेंशन रही है रशिया के साथ। इस वक्त हमारे रशिया के ताल्लुकात इतने अच्छे बेहतर हो गए हैं कि रशिया आने वाले दिनों में एक MOU साइन किया है, कराची में एक नई स्टील मिल लगाने जा रहा है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी होगी और वो जदीद और स्मार्ट स्टील मिल होगी। जो मौजूदा जो स्टील मिल है, क्योंकि वो तो अब बंद हो चुकी है, नई पुरानी टेक्नोलॉजी पे थी, अब नई टेक्नोलॉजी आएगी। इसी तरह चीन के साथ अपना जो एक ताल्लुक है वो हमेशा से एक जो बरादराना ताल्लुक है वो बरकरार रखा है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उसको कभी आड़े नहीं आने दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ये मुलाकात यकीनन अमेरिका के इंटरेस्ट की वजह से, देखें जब भी अमेरिकी सदर कहीं मुलाकात करते हैं तो वहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट होता है तो वो मुलाकात करते हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट में से पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट और अपने जो मफादात हैं, चाहे वो रीजनल हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल मामलात हैं, चाहे हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ मामलात हैं, उन तमाम को भी इस चीज को लिंक करता है इन चीजों से और उसमें कामयाबी हासिल करता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और देखना ये है कि इस मुलाकात के हवाले से अगर कोई स्टेटमेंट जारी होता है या कोई मीडिया टॉक की जाती है तो ये देखना ये है कि ये मुलाकात कितनी कामयाब हुई है इन तमाम इश्यूज के हवाले से, चाहे वो फलस्तीन है, चाहे वो मिडल ईस्ट की ओवरऑल सूरत हाल है, इसराइल को पट्टा डालने के मामलात हैं, या यूक्रेन की वार है, या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, ट्रेड के मामलात हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात हैं, अफगानिस्तान जो हमारे साथ कर रहा है आजकल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, उसको किस तरह जो है शटअप कॉल देनी है या उसको लिमिट में रखना है, या पाकिस्तान के मामलात में हम अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द आते हैं उनको किस तरह रोकना है। तो ये तमाम बातें इंडिया के साथ ताल्लुकात किस तरह होने हैं माजी में, क्योंकि अमेरिकी सदर कह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जो तेल और गैस निकलेगा वो एक दिन इंडिया ने इंपोर्ट करना है। तो ये बातें वैसे ही नहीं की जाती, इसके पीछे बहुत सारी जो है, जब लीडर्स मुलाकात करते हैं तो बहुत सारी वर्किंग हो चुकी होती है और उनके सामने सिर्फ उसकी फॉर्मल अप्रूवल के लिए चीजें पेश की जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और आजकल यहाँ पर भी अमेरिकी जो अकाम पर इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने भी पाकिस्तान में ट्रेड, इकोनॉमी और माइनिंग के हवाले से मीडिया के साथ इंटरेक्शन, जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ इंटरेक्शन शुरू किया हुआ है जब से अमेरिकी सदर ने अनाउंसमेंट की है। और कई अमेरिकी कंपनियां जो है पाकिस्तान में पहले ही अपनी जो इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं कि वो यहाँ पर माइनिंग में भी और खासकर ऑफशोर में समंदर के अंदर तेल और गैस की तलाश के हवाले से काम कर सकती हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान के पास ना सरमाया है ना पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है कि वो अपने जो वसाइल, जो ज़खायर हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको तेजी से निकाल सके, उनको इस्तेमाल में ला सके। तो वो उसमें अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी खासकर ऑफशोर में तेल और गैस की तलाश में वो काम करती है, माइनिंग में काम करती है, तो ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी होगा और ये लिंक होगा कि इससे सिक्योरिटी भी बेहतर हो। और अगर अमेरिकी इन्वेस्टर आके बलोचिस्तान में या कहीं और काम करते हैं तो उन्हें अपनी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है और उनकी सेफ्टी लिंक होगी बलोचिस्तान में और पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक कंसर्न दूर करना, प्रॉक्सीज बंद कराना, खासकर जो हॉस्टाइल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस तरह राह है, जिस तरह TTP काम कर रही है, इन तमाम को गठजोड़ को तोड़ना भी है और इन प्रॉक्सीज को न सिर्फ अपनी डिप्लोमेटिक अंदाज में रोकना है बल्कि इसमें अगर आलमी ताकतें शामिल होती हैं और वो इसमें कोई असर और रसूख इस्तेमाल करती हैं तो फिर इससे जल्दी नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और इन्हीं नताइज की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान में जब तक आपकी सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी, जब तक आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होगा, जब तक आपके जो हमारे ऊपर टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हमने लोन ज़्यादा लिए हुए हैं, हमारे पास हमें 8,500 अरब रुपए के सिर्फ कर्जों पर सूद अदा करना होता है हर साल। तो ये तमाम चीज़ें लिंक हैं आपकी सिक्योरिटी से, आपके बाकी इन्वायरमेंट से। तो चीज़ें बेहतर होंगी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी,
पाकिस्तान की इकानमी ग्रो भी करेगी। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी फिगर दिए हैं, वो बड़े खौफनाक किस्म के फिगर हैं। पिछले 3-4 साल में जो इस मुल्क में महंगाई की वजह से और जो डिमांड, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हुई है, टैक्सेशन बैरियर की वजह से यहाँ पर पॉवर्टी में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। और वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया है पाकिस्तान का जो इकानमी का मॉडल है वो ना गुर्बत कम कर सकता है, ना रोजगार पैदा कर सकता है। तो इन तमाम चीजों का हल यही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर हो, टेररिज्म बंद हो, और यहाँ पर जो अलर्जी पसंद के नाम पर सो कॉल्ड किस्म के लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हस्ताइल एजेंसियों से सरमाया लेकर, उनसे तरबियत लेकर, उनको रोकना बहुत जरूरी है। और उसको रोकने में अगर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आती है तो वो बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अच्छा सनाउल्लाह खान, हम भारत का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे वो एक रिवायती हरीफ रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के क़याम से अब तक भारत पाकिस्तान को गिराने की जो मज़मूम कोशिशें करता रहा है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। मैंने आपसे जानना था, आपने जिक्र किया कि रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ डील्स कर रहा है। ख़ुद भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो भारत के अपने एलाइज़ हैं वो ही भारत के साथ नहीं है। पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है और हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपने दुश्मन के दोस्तों को अपने साथ रखना। देखें, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको बांग्लादेश में दूंगा जी। बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है, भारत ये समझता है कि शायद उसमें पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल है, लेकिन ये जो बांग्लादेश में जिस तरह बांग्लादेश की आवाम को दबाया गया पिछले 8-10 साल में, वहाँ देखे क्या क्या जुल्म किए, वहाँ की सियासी जमातों के ऊपर लोगों को फांसियां दी गई, वो तमाम एक उबाल था जो वहाँ पर उठा है। और आज जो सबसे करीबी इत्तेहादी था भारत का, बांग्लादेश, वो पाकिस्तान का इत्तेहादी बनने जा रहा है। और यूएन में भी न्यूयॉर्क में भी वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है, बांग्लादेशी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहाँ के, केयर टेकर जो हैं, उनसे जो मुलाकात हुई है वो भी बड़ी खुशगवार मुलाकात है। और ये पिछले 1 साल के दौरान ये पहली मुलाकात थी, ये तीसरी या चौथी मुलाकात है। और इस मुलाकातों के नतीजे में बड़े अरसे के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड शुरू हुई है। पाकिस्तान की अच्छी खासी एक्सपोर्ट शुरू हो गई है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश से भी कुछ चीजें जो पाकिस्तान की जरूरत है वो ली जा रही हैं। तो ये बड़ा धक्का है वो भारत के लिए, और भारत को अब सोचना पड़ेगा कि उसको अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करना पड़ेगी। उसको अपने दोस्त उनके दुश्मन बन चुके हैं, तो वो ये, और अमेरिका की भी डिमांड है कि सबसे करीब उनका रशिया से ताल्लुक था, और अमेरिका की डिमांड पर आप हैरान होंगे, ईरान ने इंडिया ने रशिया के साथ जो तेल की इंपोर्ट है उसमें कमी करना शुरू कर दी है। तो ये बड़ी तब्दीली है। भारत को अभी इस अंदाज में सोचना पड़ेगा कि जो 1947 से आज तक वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सका और हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है, तो अब उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि इसमें उसका नुकसान है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि ये मई में जो किया है उसकी शायद हमारे ऊपर, हम सफारती तौर पर हमें तनाव करने के लिए किया था, लेकिन ये हमारे लिए ब्लेसिंग हुई है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान एक नई तरीके से उभर कर सामने आया और दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा भी भारत ने ज्यादती की है, पाकिस्तान ने नहीं की। और पहलगाम के हमले में भी पूरी दुनिया ने जब भी भारत ने बात की है तो उनकी तरफ से यही डिमांड की कि वो सबूत पेश करे पाकिस्तान के खिलाफ, जो वो कामयाब नहीं कर सका, अपने सबूत पेश नहीं कर सका, उसमें नाकाम रहा है। क्योंकि वहाँ पर इंटरनल में भी 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, वहाँ पर कई अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, वहाँ पर एक अलहदा लोगों की एक खुद जो है जद्दोजहद है जो वहाँ पर हो रही है। पाकिस्तान पहले ही इन तमाम किस्म की जो टेररिज्म है उससे लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है, बल्कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसमें भारत के इन्वॉल्वमेंट के सबूत यूएन तक में पेश कर चुका है। तो इसके बाद भारत के लिए अब ये मौका है कि वो दुनिया में और पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर तस्लीम करता है और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इशूज पर बैठ के बात कर सकता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया 1.5 अरब की आबादी अगर आपके लिए अवेलेबल हो और पाकिस्तान की मार्केट इंडिया के लिए अवेलेबल हो, और हम जो मुख्तलिफ ममालिक से अशिया मंगवाते हैं या भारत मंगवाता है, तो वो दोनों ममालिक म्यूचुअली एक दूसरे से
ट्रेड कर सकते हैं, जो सस्ती पड़ेगी क्योंकि हमारी बॉर्डर बहुत बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसान है। लेकिन उसके लिए तमाम जो इश्यूज हैं, और माजी में 1-2 मरतबा हुआ है कि कश्मीर के इश्यूज पर काफी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब से ये इंतहा पसंद जमात इक़्तिदार में आई है, 14 साल हो गए हैं, 14-15 साल, उस वक्त से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी भी मौजूद है। और भारत की ये इंतहा पसंद तंजीम जो है, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि जो भारत के शहरी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके लिए भी एक अजाब बने हुए हैं, और उनके लिए अब भारत में जो जिंदगी जो है वो तंग की जा रही है। जी अच्छा सनाउल्लाह खान, मैंने आपसे पूछना था, किसी पोजीशन को हासिल कर लेना शायद आसान हो, कदर इसके कि उस पोजीशन को संभाले रखना, तो जो अभी पाकिस्तान ने पोजीशन हासिल कर लिया खत्ते में, उसको संभाले रखने के लिए मजीद क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ हमारी पोजीशन मुस्तहकम रहे बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें, कि कोई लाख कोशिश करे हमें तनहा करने की लेकिन हमारा ताल्लुक बहरहाल बरकरार रहे उन लोगों के साथ। देखिए, एक बात तो साबित कर दी है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर कमजोर मुल्क नहीं है, ये बड़ा क्लियर हो गया, और इसी को आपने मजीद मजबूत करना है। हमने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट के नाम तो जो एक तस्वर है पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, उससे निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को एक अपनी जो सबसे अहम काम है, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक पर इन्हिसार खत्म करना पड़ेगा। खासकर इकानमी के हवाले से हम जिस सतह पर आ चुके हैं, वो किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उसकी इकानमी कमजोर हो जाए। जब अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता 2022 में डिफॉल्ट हो जाता तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान तेल तक इंपोर्ट नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं हर साल, जिसमें दालें हैं, जिसमें गंदम है, चीनी है, हर चीज हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास वो इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं होने थे। यहाँ पर भूख अफलास होनी थी, यहाँ पर गाड़ियां बंद हो जानी थी, यहाँ पर बिजली बनाने के लिए जो आप फर्नेस ऑयल और जो LNG इंपोर्ट करते हैं उससे हमारे पास पैसे नहीं होने थे, तो आपके बिजली घर बंद हो जाने थे। तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी इकानमी को मजबूत करना चाहिए। डिफेंस में यकीनन पाकिस्तान जिस किस्म के एनवायरनमेंट में है, पाकिस्तान के लिए डिफेंस को मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और न्यूक्लियर स्टेट के हवाले से पाकिस्तान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक वेटरेंस भी है। तो दुनिया का कोई भी मुल्क कम से कम इतनी जरूरत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से पंगा लेगा, चाहे वो इसराइल है चाहे वो इंडिया है। तो उनको सबक इस बात का मिल चुका है, और पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, बेशक उसमें पाकिस्तान का अपना रोल भी है। चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ हर किस्म के हर कड़े वक्त में साथ खड़े रहे, और अभी भी जितना चाइना ने जदीद तरीन जो डिफेंस आलात बनाए हैं वो पाकिस्तान को फराम किया, और पाकिस्तान आगे भी ये इतलात हैं कि इससे जो 5th जनरेशन के जहाज, जंगी जहाज बना रहा है, वो भी पाकिस्तान के साथ डील हो चुकी है, और पाकिस्तान को J-35 कहते हैं वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे। तो वो अब उस लेवल तक निकल चुका है, और पाकिस्तान खुद जो है जो जंगी तैयारे बना रहा है, वो इम्कान है कि पाकिस्तान की डिफेंस जो एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उससे पाकिस्तान की इकानमी पे बेहतर असरात पड़ सकते हैं। और अगर बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होती है, और अभी जो गुज़श्ता हफ्ते रिको डिक के हवाले से बहुत बड़ा एक जो है ब्रेक थ्रू हुआ है, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल क्लोज के हवाले से जो मामला थे वो पिछले 20-25 साल से फंसे हुए थे, वो हो चुके हैं। और तकरीबन उसमें कहा जा रहा है कि 7.5 से 8 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंतजाम कर लिया गया है, जिसमें 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो जो चिली की कंपनी है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली है, और जबकि 3.5 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की जो कंपनी है, जिसमें ODBCL है, PPL है, और बाकी जो कंपनीज है, उनके लिए एक लोन अप्रूव हो गया है, जो मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर ममालिक की तरफ से वो साइन हो चुका है, और ये 3-4 रोज कबल हुआ है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, और उससे भी पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, पहली दफा है कि पाकिस्तान में सोने के जखायर पर जो डेवलपमेंट का काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और ये कोई महीनों में नहीं होगा, ये चंद हफ्तों की बात है कि ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी माइनिंग के दीगर प्रोजेक्ट हैं, उनमें अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आती है तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बाकी ममालिक की भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इम्कान है कि पाकिस्तान में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी बनने जा रही है, जिसमें सऊदी अरब और कुछ और ममालिक की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की तवक्को है।
सनाउल्लाह खान, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह रशिया इंटरेस्ट शो कर रहा है, सऊदी अरब, इसके अलावा अमेरिका, अगर इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आती है और पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और जिस तरह हम अपना सिस्टम रन करने के लिए IMF की तरफ देखते हैं, अगर ये हमारे कष्टकोल टूट जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, हम मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएं, तो खित्ते में मज़ीद कितनी अहमियत बढ़ जाएगी हमारी और हमें मज़ीद क्या इक़दाम उठाने होंगे कि जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जो मुआशी मुआहदे हुए हैं, ना सिर्फ वो सिर्फ फाइल्स की हद तक हों बल्कि उन पर अमल दरामद भी हो। देखिए सबिया, जब आप किसी से लेने जाते हैं, मैं बाज़ दफ़ा बड़ा हैरान होता हूँ जब हम आप अपनी नादमल जिंदगी में किसी से कर्ज मांगते हैं तो हम 100 दफ़ा सोचते हैं और कर्ज मांगना सबसे मुश्किल काम हमें लगता है। लेकिन मैं दाद देता हूँ हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, बेशक उनके गवर्नेंस के इशू थे माजी में भी, ये जाकर पाकिस्तान के लिए किस तरीके से अरबों डॉलर मांगते हैं, या वो वेस्ट में जाते हैं या वो IMF के पास जाते हैं, सऊदी अरब के पास, चाइना के पास, UAE के पास, कतर के पास, ये तक उनको बातें को सुनने मिलती हैं कि भाई आप हर साल आ जाते हैं, आप खुद कुछ क्यों नहीं करते हैं। तो मतलब ये इस सूरत हाल से कम से कम पाकिस्तान निकल आएगा और पाकिस्तान अपनी टर्म पर फिर बातें कर सकेगा, अपनी टर्म्स पर वायदे कर सकेगा। मैं यही इसी नुक्ते की तरफ सनाउल्लाह आपको लाना चाह रही थी। अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं मुआशी तौर पर भी, तो फिर हमारी जो खुद मुख्तारी, जिस पर हम बहुत हद तक किसी ना किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे अभी हमें IMF की बहुत सी ऐसी कड़ी शराइत मानना पड़ रही हैं कि हम आवाम पर बोझ भी लाद रहे हैं और ना चाहते हुए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो जाएं तो फिर हम किसी की बात क्यों माने। बिल्कुल सही है, सिर्फ मल्टीलैटरल नहीं होते कि आपने वर्ल्ड बैंक या IMF की बात माननी है। आप जब बायलैटरल मामलात में जाते हैं, चाइना से मांगते हैं या आप सऊदी अरब से मांगते हैं या आप UAE से, कतर से, अमेरिका से या किसी और मुल्क से जब मांगते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। फिर उन ममालिक के से जब आप कोई डील करते हैं तो फिर उसमें आपको, वो कहते हैं ना कि बेगर हैव नो चॉइस, तो फिर हमें बहुत सारी शराइत में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम अपने टर्म्स पर बात नहीं कर सकते और उसके हमें ताने भी मिलते हैं। दुनिया के कई ममालिक जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, हमें ताने देते हैं। इंडिया, आज भी आप इंडियन मीडिया को देखें, वो पाकिस्तान को किस किस्म के ताने देते हैं, खासकर जब हम लोन लेते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लें चाहे किसी दोस्त मुल्क से लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे हम निकल सकते हैं, हम अपने मर्जी से अपनी इकानमी को चला सकते हैं, हम कम से कम पाकिस्तान की आवाम पर बोझ कम कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो सेटल हो सकते हैं, लेकिन इसमें पहली शर्त यह है कि हमें इकानमी के हवाले से अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ इस कौम को कुर्बानी नहीं देनी, हर तबके को कुर्बानी देनी है, सियासतदानों को भी कुर्बानी देनी है, आपकी अदलिया को भी कुर्बानी देनी है, आपके बाकी तबकात को भी कुर्बानी देनी है और आपको कम से कम दुनिया से सबक हासिल करना पड़ेगा। हमें सादगी इख्तियार, हमारे हुक्मरानों को सादगी इख्तियार करना पड़ेगी। जब यहाँ पर प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गुजरती हैं हमारे हुक्मरानों की, और 40-40, 50-50 गाड़ियाँ, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा वीडियो बना के डाल देता है, लेकिन ये चीज़ें हमें तर्क करना होगी। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर जितना भी हमारा जो अशरफिया क्लास है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तमाम के पास, किसी के पास लोकल मेड गाड़ी नहीं होती। तो हमें डॉलर बचाना है, लेकिन हम अपने इस्तेमाल की गाड़ियां भी इंपोर्ट करते हैं। जापानीज और जर्मन गाड़ियों के लिए इंपोर्ट की जाती हैं। यहाँ पे मर्सिडीज, BMW, सेडन गाड़ियां यूज़ की जाती हैं और वो सरकारी तौर पर सरकारी खजाने से मंगवाई जाती है। तो ये चीज़ें हमें तर्क करनी पड़ी होंगी अगर हमें अपनी इकानमी को बेहतर करना है, हमें अपने पाँव पर खड़ा करना है और इस पाकिस्तान की कौम को आपने जवाब देना है कि हम अगर कौम कुर्बानी दे रही है तो लीडर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और बदकिस्मती है ये अभी तक चीज़ें नज़र नहीं आई मुझे। चलें, उम्मीद तो हम कर सकते हैं सनाउल्लाह खान, अगर शुरुआत अच्छी हैं तो अंजाम हो सकता है बहुत हसीन और खूबसूरत हो। रिवर्टिंग बैक टू द पॉइंट कि आज की जो मुलाकात है वो पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और ख़ित्ते के दीगर ममालिक और खुसूसन वंस अगैन भारत के लिए कितना बड़ा पैगाम है। देखिए, भारत में तो सफ़ा मातम बिछा हुआ है। वो जो 7 मई को उन्होंने अटैक के बाद लाहौर में भी इस किस्म के फिक्रे कह के लाहौर की बंदरगाह भी तबाह कर दिया, हालांकि वो बंदरगाह ही नहीं। तो फिर अब वहाँ जो सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम
इंडियन मीडिया देख नहीं सकते, सोशल मीडिया पे आता है। तो वहां पर पैनिक की एक सूरत हाल है और बड़ी आवाजें, बड़ी अपोजिशन की तरफ से मोदी सरकार पर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद भी है और आवाजें भी उनके ऊपर कसी जा रही हैं। और उनको सियासी कैरियर जो है, वो जो वहाँ के सियासी पंडित हैं वो अब ये समझते हैं कि मोदी का जो सियासी कैरियर है वो 7 मई को उन्होंने अपने हाथों से दफन कर दिया है, और 7 मई से लेकर 10 मई के दौरान। तो वो यकीनन उसका रिएक्शन आएगा और हमारे साथ, हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव खबरें मुझे तो फील हो रही हैं कि जरूर सामने आएंगी, क्योंकि जिस किस्म का, जिनसे ट्रंप नाराज होता है तो वो पब्लिकली नाराज होता है, और जिनसे खुश होता है तो पब्लिकली खुश होता है। तो पब्लिकली उन्होंने मुलाकात से पहले भी बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है और उन्होंने बड़ा, ये बड़ी बात है कि वो पहली दफा शहबाज शरीफ से मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि जी वो बड़े लीडर हैं, और फील्ड मार्शल के बारे में भी उन्होंने, आसिम मुनीर के बारे में भी इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो तवक्को है कि बातचीत के दौरान भी, मुलाकात के दौरान भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की लीडरशिप में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से वो बेनिफिट हासिल करने की पूरी कोशिश की होगी जो पाकिस्तान की, जिनको जरूरत है, जो पाकिस्तान के मफाद में है, जो पाकिस्तान की अवाम के मफाद में, जो मुस्लिम उम्मा के मफाद में, जो फलस्तीनी अवाम के मफाद में, जो कश्मीरी, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके मफाद में। तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं जिनको डिफेंड करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत के सामने बैठे थे और 1 घंटा तक उन्होंने उनको टाइम दिया। तो ये भी कोई आम बात नहीं है कि उन्होंने शेड्यूल से हटकर उनको 1 घंटा मुलाकात का टाइम दिया और उनसे बातचीत भी की, बातें भी सुनी। और तवक्को है कि इस हवाले से जब तफसीलात सामने आएंगी तो कुछ मुस्बत चीजें हमें जो है वो सामने नजर आई। अच्छा सनाउल्लाह खान, मैं ज़रूर पूछूंगी आपको इस मुलाकात के बारे में, लेकिन आपने जो एक मुझे पॉइंट दे दिया ना, टॉकिंग पॉइंट, कि मोदी की सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई है। अच्छा अब देखिए सनाउल्लाह खान, ये मेरा ख्याल है कि छोटा बच्चा भी जानता होगा कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। ये मोदी को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि इलेक्शन जीतने के लिए या अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए या इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए एक ही ओछा हथकंडा हर बार आप ट्राई नहीं कर सकते। और अपनी आवाम आपकी इतनी बेवकूफ़ नहीं है इतने हाई टेक ज़माने में कि एक ही तरीक़े वारदात करें और फिर आपको लगे कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। देखिए वहाँ तो अब ओपनली बातें हो रही है ना, वहाँ तो कोई चीज़ खुफिया रही नहीं। वहाँ तो उनके इलेक्शन कमीशन पे भी सवालात अब उठाए जा रहे हैं और मैंने कहा कि वो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर पे भी आवाज़ें उठाई जा रही है, क्योंकि वो परसीव कर ही नहीं सके कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास कितनी सलाहियत है। और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो 7 मई को जब उन्होंने अटैक किया यहाँ पर, सनाउल्लाह खान मेरा ख्याल है उन्होंने हमारी पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो ये समझते थे कि जिस तरह उनकी फौज का हाल है, खुदा ना खास्ता इधर भी वही सूरत हाल ना हो। ये समझिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर कहते हैं इसको, क्योंकि जंग से पहले जब तैयारी की जाती है तो उस मुल्क की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है वो ये तमाम काम करती है। और वो उनको शायद ये भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के पास कौन से तैयारे हैं, कौन से मिसाइल हैं, हमारे तैयारों को हिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और इसी में उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। उनको ये भी सलाहियत नहीं थी। सनाउल्लाह खान, अगर उनके पास तैयारे अच्छे थे तो उनके पास तो ट्रेन्ड पायलट्स ही नहीं थे जो उनको चला सकते। नहीं, आप ट्रेन पायलट से ज्यादा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा काम किया है एयरफोर्स के अलावा वो हमारे नौजवानों ने काम किया है, जो जैमिंग का सिस्टम किया है, उनका पूरा सिस्टम जैम किया है, जिससे हमारे तैयारों ने अंदर जाकर S-400 जो उनका डिफेंस सिस्टम था, दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया है। तो ये कुछ छोटी बातें नहीं है। और दुनिया में IT का जो हब है भारत को कहा जाता है, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान भी अब शायद IT में इतना पीछे नहीं रहा है जितना पाकिस्तान को समझा जाता था। तो बड़ी कामयाबी थी और भारत को अभी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मैंने जिस तरह आपको पहले कहा, मैं फिर कहूंगा कि 7 मई को मोदी ने कुछ नहीं किया, अपनी सियासी जो कबर जो है उन्होंने खोदी थी, और जिसमें उन्होंने अब ये बाकायदा उनके जो बड़े बड़े सियासी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि ये आखिरी मोदी की और उनकी जमात की आखिरी कामयाबी थी, जो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने से अब उनकी सियासी साख है और सियासी जो असर और रसूख था वो खत्म हो चुका है। और अब भारतीय अवाम जो है उस तरीके से उनको वोट नहीं देगी
जिस तरह पिछले 14-15 साल से उनको इक़्तिदार में रखा हुआ है। अच्छा सनाउल्लाह खान, आप इस मुलाकात के बारे में हमें बता रहे थे कि सामिया जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुआ करती हैं उनकी डिटेल्स नहीं शेयर की जाती मीडिया से, तो क्या हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ, या अपने अपने तौर पर ये दोनों ममालिक एक मुख्तसर प्रेस रिलीज जारी कर देंगे? देखिए, ये जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है या अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, वो ये काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पर जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, वो जो बातें उनमें होती हैं वो प्रेस रिलीज में नहीं होती हैं, ये हमेशा होता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो वो जरूर आ जाती हैं या वो अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली इस किस्म की मीटिंग्स की जो डिटेल है, आपको याद होगा कि जो फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई थी ट्रम्प की, उसकी तो तस्वीर तक नहीं जारी की गई। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब पिक्चर तक जारी नहीं की गई थी। तो ये मुलाकात भी क्योंकि इसमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी, इसकी तस्वीर जारी की गई है। और मैं नहीं समझता कि जो इस मुलाकात में बातचीत हुई होगी वो मनोअन जो है वो मीडिया को शेयर की जाएगी या पब्लिक की जाएगी। यकीनन जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, जिसमें बायलैटरल इश्यूज पर बात होती है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात होती है, और ऐसी बातें कर दी जाती हैं कि गजा की सूरत हाल पे बात हुई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हुई है, यूक्रेन जंग पे बात हुई है। मतलब उसमें कोई कंक्लूजन नहीं दिया जाता, लेकिन डिस्कशन के पॉइंट दे दिए जाते हैं और डिप्लोमेटिकली और सफारती तौर पर ये प्रेस रिलीज स्टेटमेंट होती है। तो मैं नहीं समझता कि उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो कोई जारी की जाएंगी। अच्छा सनाउल्लाह खान, मुझे ये बताइएगा, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो भारत के साथ जंग हुई है, पाक भारत कशीदगी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत और जो इसराइली जारियत जारी है गजा में, उस पर गुफ्तो शनीद की जाना थी, और जो कुछ डिसाइड हुआ है इन द प्रीवियस मीटिंग ऑफ मुस्लिम उम्मा, उसी के सिलसिले की एक कड़ी है आज की होने वाली मुलाकात। ये मैं आपसे आपकी ज़ाती राय पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि बहुत जल्द सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा का मसला हल कर लेंगे? देखिए, इसमें परसीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अमेरिकी सदर का जो पहली तरजीह है वो इसराइली यरगमालियों की रिहाई है। अगर इसराइली यरगमालियों की रिहाई नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल जो है इस जंगबंदी पर किसी सूरत तैयार है। अच्छा सनाउल्लाह, मैं कतर कलामी की माजरत, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर जो लोग जैसे कि कनाडा है, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने तस्लीम किया है फ़लस्तीन को, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ममालिक की तादाद 154 या शायद इससे भी ज़्यादा हो गई। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो लोग तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, वो हमास को इनाम दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमेशा हमास ने पीस टॉक को तबाह किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमास की क़यादत मुज़ाकरात पर गौर करने के लिए आई है, तब तब इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताश किया है बाय टारगेटिंग हमास की क़यादत? देखिए, इसराइल इस किस्म के इक़दाम अमरीकी मर्जी के बगैर कभी नहीं करता। ये तो इंटरनेशनली ये चीजें फिर इसे दोहरा मयार नहीं कहेंगे सनाउल्लाह हम कि ये बिल्कुल दोहरा मयार है, और एक ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो यरगमानी है उनको रिहा करा लिया जाए। उसके बाद तेरे वादे पे जिए तो वो कौन सा शेर है जी, वो उसके बाद कुछ पता नहीं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। जी, वो उसको आप कंसीव कर ही नहीं सकते कि उन्होंने उसके बाद कौन सा रुख इख्तियार करना है। तो ये मुस्लिम ममालिक को भी मिल बैठ कर सोच कर इस हवाले से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, और उसमें लीडिंग रोल मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने, टर्की ने और सऊदी अरब ने अदा करना है, जो वो कर भी रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस्लामी ममालिक से जो सरबराहान से मुलाकात की है वो इसी सिलसिले की एक बहुत बड़ी कड़ी है। लेकिन उस मुलाकात में तमाम ममालिक के सरबराहान मौजूद नहीं थे, कुछ के वजीर, जिसमें सऊदी अरब के वजीर खारजा थे उस मुलाकात में, कुछ और सरबराहान जरूर मौजूद थे। पाकिस्तान से अलहदा मुलाकात करना इसके बाद, इस मुलाकात के बाद, एक तो पाकिस्तान की तरफ से भी ख्वाहिश थी, और शेड्यूल मैंने आपको बताया कि 36 या 40 घंटे कबल ये मुलाकात कन्फर्म हुई है। और वज़ीर आज़म जो है आज ही वाशिंगटन पहुंचे थे, आज सुबह ही, क्योंकि वहाँ तो इस वक्त दिन निकला हुआ है, और वहाँ फिर उनका इस्तकबाल भी आज बड़ा गैर मामूली हुआ। माजी में इस तरह नहीं होता था, रेड कारपेट उनको
इस्तकबाल किया गया है और वो उनको बड़ा प्रोटोकॉल के जरिए व्हाइट हाउस ले जाया गया है। तो ये बड़ी एक मुस्बत किस्म की बातें हैं, जिसका मतलब अमेरिका पाकिस्तान से को बड़ा काम लेना चाहता है, गजा के हवाले से हो या किसी और जगह के हवाले से हो। अच्छा सनाउल्लाह खान, आपने कहा कि पाकिस्तान से कोई बड़ा काम लेना चाहता है। मैं अमरीकी महकमा खारजा के स्टेटमेंट को यहाँ कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि खित्ते में अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं और खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में ये मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल करार दी जा रही है। तो जो आपका पॉइंट था ना कि पाकिस्तान से कोई काम लेना चाह रहे हैं, इसी का मेरा ख्याल है जवाब इस सवाल में। पाकिस्तान के असर और रसूख को इस्तेमाल करने की मैं बात कर रहा हूँ। काम का मतलब ये है कि पाकिस्तान से किसी मुल्क पे अटैक तो नहीं कराना, पाकिस्तान के असर और रसूख को इस्तेमाल करना। जी जी बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट समझ गई। अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसराइल को डिफेंड करना है उन्होंने, और साथ में जो एक इब्राहिम कार्ड है उस पर पेशरफ के हवाले से बात करनी है। इसके साथ साथ जो हवास के पास इसराइली यरगमाली हैं उनकी रिहाई उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मेरे ख्याल में वो उसका बार बार जिक्र भी कर चुके हैं और वो ये समझते हैं, इसराइल और अमेरिका, हमास को वो टेररिस्ट तंजीमें समझते हैं, टेररिस्ट जमात समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है बशमूल ईरान वो हमास से ला ताल्लुकी का इजहार करे। सीधी बात है, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये डिमांड टेबल पर जरूर होंगी, मुस्लिम ममालिक के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो ईरान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है। ईरान जो सूरत हाल बनी है जंग के बाद, ईरान का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के साथ काफी बिल्ड हुआ है, इस लेवल तक बिल्ड हुआ है कि वो सऊदी अरब के साथ भी अपने ताल्लुकात अब किसी और अंदाज में देखता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें चलेंगी साथ साथ। जी ठीक है सनाउल्लाह, आपने अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र किया, तो ये जो इसराइल इस वक्त कर रहा है ग्रेटर इसराइल के लिए, आपको लगता है ये सिलसिला सदर डोनाल्ड ट्रंप रोक पाएंगे? क्योंकि जो नेतन्याहू है वो बहुत ज़्यादा जारियत दिखा रहा है। ये कोई मुल्क उस वक्त तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको पुष्पनाही हासिल ना हो, उसको फैसिलिटेट ना किया जा रहा हो माली तौर पर, दिफाई तौर पर। देखिए बात यह है कि अब ये बात क्लियर हो गई है कतर पे हमले के बाद। अब अगर इसराइल ने किसी मुल्क पर हमला किया तो जो आपने इस्लामी ममालिक के सरबराहान की जो कॉन्फ्रेंस देखी थी उसका एलामिया देखा था, तो अब इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो उसका रिएक्शन भी आ सकता है और उसका जवाब भी आ सकता है। अच्छा, खुद सनाउल्लाह, मैं आपको कता कलामी की माजरत, खुद इसराइल ये समझ रहा है, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था इस चीज़ को कि अगर वो कतर पर हमला करेंगे तो उनको जितना नुकसान उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। वो ये जो एग्रेशन में बहुत से ममालिक ने बहुत कम वक्त में 2 से 3 रोज़ में 6 ममालिक ने अनाउंस किया है कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एस्टिमेट हमारा बिल्कुल गलत था कि हमें बैकलैश बिल्कुल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये, और दूसरा इसराइल के साथ जो इस वक्त बर्ताव है आलमी ममालिक का, दीगर दुनिया का, ये वही उसी तरफ अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं जिस तरह एक ज़माने में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। तो कह रहे थे कि शायद वही वाली सिचुएशन अब इसराइल के साथ होने जा रही है कि हम मुआशी तौर पर पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और जो दीगर बैनुल-अक़वामी दुनिया उनके साथ ट्रीट कर रही है, वो कह रहे हैं कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल इस बारे में गलत था। नहीं है, ये इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं इस बात को आज से चंद रोज कबल के, जो इसराइल जो है एक तवील तन्हाई की तरफ जा रहा है। और मैं जो बात कहना चाह रहा था कि अब जो इस्लामी ममालिक की तरफ से मैसेज दिया गया है वो बड़ा क्लियर है। अब किसी मुल्क पर, मिडल ईस्ट के किसी मुल्क पर अगर कोई अटैक होता है तो कतर के हवाले से तो जवाब नहीं दिया गया। जवाब 2 तरह के होते हैं, एक जंगी जवाब होता है, एक डिप्लोमेटिकली। सफारती तौर पर जवाब जरूर दिया गया है, लेकिन अब ये जो एक क्लियर कट पॉलिसी बना ली गई है कि अब इस बारे में कोई रियायत नहीं की जाएगी। फिर ये जंग जो है फिर 2 ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी। ये फिर सन 65 में से पहले जो एक अरब इसराइल जंग हुई थी वो सूरत हाल फिर इख्तियार कर सकती है। और उसमें पाकिस्तान ने भी अब 2 एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब है कि अभी जो हालिया कतर में अटैक किया गया उसमें इसराइली स्पेस भी यूज हुई है
सऊदी स्पेस को भी वायलेट किया गया। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद अगर इसराइल सऊदी जो लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और उसका जवाब देने के लिए वहाँ सऊदी एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी पायलट भी मौजूद होंगे, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी, जिनके पास सिस्टम भी होगा, जिनके पास जैमर भी होंगे, जिनके पास मिसाइल भी होंगे, जिनके पास बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो ईरान नहीं होगा कि ईरान पर पिछले 20-25 साल से पाबंदियां थी, ना वो अपना डिफेंस बेहतर कर सका, ना वो अपनी एयरफोर्स बना सका, ना उनके पास इतना मिसाइल था कि एक खास मुद्दत के बाद जो खत्म हो जाना था। उसके बावजूद भी ईरान ने मुकाबला किया। तो ये एक मैसेज है अब इसराइल के लिए, डिप्लोमेटिकली इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया गया है कि अब इसराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा किसी इस्लामी मुल्क को फौरी तौर पर निशाना बनाना, और अगर निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो मेरे ख्याल में अब फिर जवाब भी जाएगा कहीं ना कहीं। यानी अगर आपको आप ये कह रहे हैं कि इसराइल अब कुछ करने से पहले या किसी भी खुद मुख्तार रियासत को टारगेट करने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं उसको जवाबी रद्द-ए-अमल का सामना ना हो। ये बिल्कुल डिप्लोमेटिकली ये चीजें कन्वे हो चुकी हैं, और ये जो इस्लामी ममालिक की इजलास हुए थे उसमें जिस किस्म की लैंग्वेज इसराइल के बारे में इस्तेमाल की गई है माजी में नहीं की गई। तो ये पहली दफा हुआ है, और जिस तरीके से ये इकट्ठे हुए हैं ये भी कभी नहीं हुए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो इतना मौसर जवाब फिर भी नहीं था जो वेस्ट ने दिया है कि फलस्तीन को तस्लीम किया है। वेस्ट की अवाम निकली है बाहर, और इतनी तादाद में निकली है कि शायद मुस्लिम उम्मा, तमाम मुस्लिम उम्मा को जमा भी कर लें, फिर भी वो इतने लोग जमा नहीं कर सके जितने वेस्ट में, यूरोप की सड़कों पर, जर्मनी की सड़कों पर, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर जो लोग निकले। अमेरिका में तो आप बाकी छोड़े, अमेरिका में लोग निकले हैं लाखों की तादाद में, बरतानिया में निकले हैं। तो वो एक मैसेज है उनके लिए, इसराइल के लिए, कि अब जो है दुनिया मजीद खूनरेजी जो है, मजीद नस्ल कशी फलस्तीनियों की बर्दाश्त नहीं करेगी, और जल्द या देर जितनी जल्दी हो सके ये जंग जो है ये मामला ख़त्म करने होगा। सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बहुत मुफस्सिल तज्ज़िया और अपनी राय हमें दी और बहुत से अहम पहलुओं और नुक्तों पर रोशनी डाली।